तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूं सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो हाँ, आज की इस नई वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फेयरलाइट पेज के बेसिक इंटरफेस के बारे में, जैसे कि वहां पर इक्वलाइजर्स क्या होता है, और उसी के साथ साथ हम लोग आज ये भी कवर करने वाले हैं कि कट पेज और एडिट पेज के अंदर हमें जितनी भी ऑडियो से रिलेटेड सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, हाँ, उन सारी चीज़ों को भी आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिलीवरी पेज और डिलीवरी पेज से रिलेटेड चीज़ों को भी कवर करने वाले हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात कि हम लोग इस वीडियो के अंदर फेयरलाइट पेज को कम्प्लीटली कवर नहीं करने वाले। हाँ, मैं यहाँ पर सिर्फ बेसिक्स को कवर करने वाला हूँ, क्योंकि अभी फेयरलाइट पेज के अंदर मेरा उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं बन पाया है। लेकिन फिर भी मैं जितनी भी चीज़ों को अभी फेयरलाइट पेज के अंदर जानता हूँ और जिन चीज़ों पे मैंने प्रैक्टिस किया है, उन सारी चीज़ों को मैं आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। हाँ, बहुत कुछ है आज की इस नई वीडियो में कवर करने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ। और तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि मेरे पिछले वीडियो के अंदर मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, तो उन्होंने लिखा था ब्रो आई हैव डाविंची स्टूडियो 18.6 बट जब मैं स्काई रिप्लेसमेंट एक्सेट्रा करता हूँ तो उसमें मेरे को ऐड ओएफएक्स इनपुट शो नहीं होता ऑप्शन, व्हाट शुड आई डू। तो जब मैंने इनके क्वेश्चन को पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ऐड ओएफएक्स इनपुट का ऐसा तो कोई स्पेसिफिक डेडिकेटेड ऑप्शन नहीं होता। डेडिकेटेड मतलब कि जैसे कि आप इंस्पेक्टर टूल पे मान लीजिए किसी वीडियो को देखते होंगे तो वहाँ पे जैसे कोई इनेबल डिसेबल का जैसा ऑप्शन नहीं रहता। तो मैंने अभी तक जितना कलर पेज को चलाया था तो वहाँ पर ऐड ओएफएक्स इनपुट का ऐसा डेडिकेटेड ऑप्शन नहीं होता है। तो थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में मैं भी कंफ्यूज था, लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने और थोड़ा सा सोचा तो मुझे समझ में आया कि क्या पता ये अल्फा आउटपुट के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैंने अपने मास्किंग और ट्रैकिंग वाले वीडियो में अल्फा आउटपुट के बारे में आपको बताया था, याद करिए वो जो ब्लैक कलर का डिफेंडर वाला एग्जाम्पल था। तो चलिए, इन्होंने स्काई रिप्लेसमेंट की बात कर ही थी है, तो चलिए मैं आप सभी को स्काई रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। तो ऐसे जिसको नहीं भी आता रहेगा वो जान जाएगा और जिसको आता रहेगा तो उसका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, स्काई रिप्लेसमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग पहले किसी वीडियो को इम्पोर्ट कर लेते हैं Ctrl+I, और इसी वीडियो को इम्पोर्ट कर लेते हैं ओपन, और हमें कुछ अभी चेंज नहीं करना, और इसे इम्पोर्ट कर लेते हैं। और अब इसे हम लोग प्ले करके देखते हैं। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि एक कोई सिंपल सी वीडियो है और यहाँ पर जो स्काई है ये बहुत बोरिंग सा दिख रहा है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे थोड़े बादल, रोशनी, ऐसी चीज़ें चाहिए, तो बेसिकली इन चीज़ों को करने के लिए आप स्काई रिप्लेसमेंट का काम करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि आप मास्क बना लेते हैं। तो आप मास्किंग यहाँ पर कैसे करेंगे कि आप यहाँ पे जो बिल्डिंग्स वाली चीज़ है इसको आप एक्सक्लूड कर देंगे और स्काई को खाली इंक्लूड करेंगे अपने मास्क में। तो बोलने से अच्छा से हम लोग करके देखते हैं। तो अपने कलर पेज पे आ जाते हैं सबसे पहले, और इसे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ मास्क बनाने के लिए कि मैं मैजिक मास्क का यूज़ कर लेता हूँ, नहीं तो मैं क्वालिफायर पे जाऊँगा तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर मैजिक मास्क का यूज़ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग अपने स्काई को इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक सीरियल जरूर से बना लेते हैं कि ऐसे कोई भी फ्यूचर में गड़बड़ी हो तो ऐसे हम अपनी चीज़ों को रिवर्ट कर पाएँ। तो हाँ, है कि ये अच्छी प्रैक्टिस है, आप भी इसे ज़रूर कीजिएगा कि मतलब कुछ भी ऐसे कलर नोट पे करने से पहले एक प्लेन सीरियल नोट पहले बना लिया करिए। तो यहाँ पर अब इस नोट पे हम लोग स्काई को इंक्लूड कर लेते हैं कुछ ऐसे। तो यहाँ पर हमारी स्काई इंक्लूड हो चुकी है, और फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि इसे हम लोग ट्रैक कर लेते हैं। तो ट्रैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और फिर हमारे यहाँ पर ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना था कि हम लोग को अपने स्काई को रिप्लेस करना था। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसको करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि उन्होंने जो यहाँ पे कमेंट किया था कि ओएफएक्स वाली चीज़ के बारे में कि ओएफएक्स इनपुट जो नहीं उनको दिख रहा है। तो पहले मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि यहाँ पर ओएफएक्स है क्या बेसिकली। तो यहाँ पर जो आपको ये इफेक्ट्स नाम की चीज़ दिखाई दे रही है यही बेसिकली ओएफएक्स वाली चीज़ है। हाँ, ओएफएक्स वाली चीज़ कैसे है मैं ये भी बता देता हूँ। तो अगर आप डाविंची रिजॉल्व को इसके पिछले वर्जन को आपने यूज़ किया है तो यहाँ पर कलर पेज के अंदर यही इफेक्ट्स वाली चीज़ ओपन एफएक्स इफेक्ट्स के नाम से दिखाई देती थी। अब ये एफएक्स और सर्कल बना के इफेक्ट्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो खैर यही ओएफएक्स वाली चीज़ है, यानी कि हमारा जो इफेक्ट्स पैनल है। तो अब हम लोग को यहाँ पे स्काई रिप्लेसमेंट का काम करना था। तो उसे कैसे करेंगे, तो उसे करने के लिए हम लोग यहाँ पर आके यहाँ पे लिख देंगे स्काई रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर स्काई रिप्लेसमेंट दिखाई दे दिया है, और इसको हम लोग यहाँ पे बीच में एडअप कर लेते हैं कुछ ऐसे। तो यहाँ पर ये चीज़ एडअप हो गई है। तो अब हम लोग यहाँ पर स्काई रिप्लेसमेंट वाली चीज़ को कैसे बताएंगे कि हमारी स्काई क्या है। तो उसे हम लोग ये चीज़ ऐसे बताएंगे कि हम लोग ने इस नोट के अंदर जो भी अपना सिलेक्शन बनाया था
वही चीज़ हमारी स्काई है। हाँ, तो याद करिए जैसे कि मैंने अपने मास्किंग वाले वीडियोस में बताया था कि जो भी हमारा सिलेक्शन है उसे हम लोग जब तक ब्लू डॉट से कनेक्ट नहीं करेंगे वो सिलेक्शन मतलब ऐसे बाहर तक दिखाई नहीं देगा। तो सेम फंडा भी यहाँ पर अप्लाई करना है कि हम लोग को जो अपना अल्फा वाला चैनल है इसको हम लोग को अपने स्काई रिप्लेसमेंट के अल्फा वाले चैनल से कनेक्ट कर देना है। तब यहाँ पर हमारे स्काई रिप्लेसमेंट वाले नोड को भी पता चल जाएगा कि क्या हमारा यहाँ पर स्काई है, जो कि यहाँ पर ब्लैंक आउट हो चुका है। सो यहाँ पर स्काई रिप्लेसमेंट वाली चीज कुछ ऐसे वर्क करती है कि जो भी हमारा सिलेक्शन है उसके अल्फा को हम लोग को स्काई रिप्लेसमेंट के अल्फा तक जोड़ना पड़ेगा, तब जाके स्काई रिप्लेसमेंट में वो चीज दिखाई देगी। तो अब हम लोग अपने इफेक्ट्स वाले एरिया पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को मेन किन सेटिंग्स से डील करना रहता है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले स्काई मास्क एडजस्टमेंट्स पे आ जाना है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारा सिलेक्शन बना है उससे रिलेटेड चीज़ों को हम लोग यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर शिफ्ट एच पे कुछ वर्क करके दिखाता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पर ऐसे कम ज़्यादा करूँगा तो यहाँ पर जो भी हमारा ऐसा सिलेक्शन है, मान लीजिए वो थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा मतलब इंक्लूड हो गया या फिर ज़्यादा एक्सक्लूड हो गया, तो उसे हम लोग यहाँ पर राइट या फिर लेफ्ट की तरफ ले जाके ऐसे इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसे एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आया है, तो इसे नॉर्मल पोजीशन पे ले आने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे शिफ्ट एज वाले एरिया पे 2 बार डबल क्लिक मारेंगे और ऐसे ही चीज़ अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पर कोई जादू मंत्र नहीं लगाया है, ये चीज़ आपके लाइक किसी भी ऑप्शन में वर्क कर सकती है। जैसे मान लेते हैं कि मैं एडिट पेज के अंदर जूम एक्स एंड वाई को कुछ ऐसे बड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस चीज़ को रीसेट करना है, तो इसे कैसे करेंगे, उसी सेम फंक्शन को डबल क्लिक ऐसे मारेंगे, वो चीज़ ऐसे रीसेट हो जाएगी। तो सेम फंडा मैंने यहाँ पर भी अप्लाई किया है। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने कलर पेज पे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मैं एडिट पेज के अंदर जब आके चीज़ों को कम ज़्यादा जूम इन जूम आउट कर रहा था, तो यहाँ पर हमारी ट्रैकिंग डेटा के साथ छेड़छाड़ हो चुकी है। तो मैं इसे फिर से एक बार ट्रैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। और फिर उसके बाद बैक टू द टॉपिक, हाँ मतलब अपने स्काई प्लेसमेंट वाले चीज़ पे हम लोग आ जाते हैं और इफेक्ट्स वाले पैनल को खोल लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफाइन का ऑप्शन है। तो इसको मैं अगर यहाँ पर कम ज़्यादा ऐसे करूँगा तो डिटेल्स यहाँ पर उतने अच्छे से समझ नहीं आएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर प्रीव्यू मास्क पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा अल्फा ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे दिखाई दे जाएगा। तो अब मैं इसे कम ज़्यादा करता हूँ। तो इससे हम लोग अपने एजेस को ब्लरी या फिर स्मूथ बना सकते हैं। और उसके बाद ब्लैक लेवल है, इससे आप अपने ब्लैक्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके नीचे जो व्हाइट लेवल है, इससे आप अपने व्हाइट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर अपने प्रीव्यू मास्क वाले ऑप्शन को बंद कर लेते हैं, तभी ये सारे ऑप्शन यहाँ पर ऐसे इनेबल हो पाएंगे। तो इसे हम लोग यहाँ पे ऐसे बंद कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने आर्टिफिशियल स्काई पे आ जाते हैं। तो हाँ, आर्टिफिशियल स्काई वाले एरिया पे ही मेन चीज़ें यहाँ पे होती हैं। जैसे कि हम लोग स्काई की ओपेसिटी को अगर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर हमारी नई स्काई दिखनी शुरू हो जाएगी। तो मैं इसे ऐसे बड़ा कर देता हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारी नई स्काई ऐसे दिखाई दे रही है। तो ऐसे आप यहाँ पर अपने नई स्काई को बना सकते हैं और उसके कलर को भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर स्काई के कलर पे ऐसे क्लिक करता हूँ, जो कि यहाँ पर हमारा स्काई ब्लू है, तो इसे मैं यहाँ पर ऐसे कोई भी कलर पे ऐसे जाके चेंज कर सकता हूँ। तो इसे हम लोग यहाँ पर इसी कलर को रहने देते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग इसकी ओपेसिटी को कुछ इतना कर देते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि ये ग्रीन स्क्रीन पे कुछ और ऐसे रिप्लेस किया गया है। हाँ, ग्रीन स्क्रीन का मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे कि मतलब दोनों के बीच में एक बहुत बुरी तरह से कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर ऐसे आप अपने स्काई को रिप्लेस कर सकते हैं। और फिर हॉरिजन कलर क्या है मैं ये भी बता देता हूँ। तो हॉरिजन कलर क्या है कि यहाँ पर जैसे कि मैं इसे थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, जहाँ पर थोड़ा सा स्काई अच्छे से दिख पा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर। तो हॉरिजन बेसिकली देखिए क्या होता है कि जब आप नदी समुंदर किसी ऐसे जगह पे गए होंगे तो आप देखे होंगे कि मैं समुंदर का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आप बहुत दूर तक अगर समुंदर को देखे होंगे तो एक पॉइंट पे वो जो समुंदर का पानी रहता है और जो स्काई रहती है वो वहाँ एक जगह पे मिल जाती है। मतलब जब बहुत दूर वाले एरिया को आप देखे होंगे। हाँ, मैं आपको हॉरिजन समझाने के लिए सबसे सही मैं इमेज का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ब्राउजर पे टाइप कर रखा है हॉरिजन के बारे में, तो इसे आप यहाँ पर खोल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हॉरिजन की इमेजेस को खोल लिया है। जैसे कि आप इस एरिया पे देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा स्काई है और यहाँ पर ये जो हमारा वाटर है वो यहाँ पर इस पॉइंट में मीट कर रही है ना। तो ये जो मीटिंग पॉइंट होता है दोनों का, इसी प्लेस को हम लोग हॉरिजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हॉरिजन वाला पॉइंट है इसको भी हम लोग यहाँ से ऐसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इतने एरिया पे देखिए जो बीच वाला एरिया रहता है, तो इसमें मैं फिलहाल अभी कोई एक अटपटा सा कलर लगा देता हूँ जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ सके। तो रेड लगा देते हैं। तो मोस्टली देखिए हॉरिजन क्या होता है कि वो हमारे इमेज या फिर वीडियो के बीच वाले पॉइंट में होता है। बीच मतलब क्या कि
जैसे कि आप इस इमेज पे ही देख पा रहे हैं, ये जो पिक्चर है इसके बीच वाले पॉइंट में ही हमारा हॉरिजन बन रहा है, जहाँ पर स्काई और वाटर मीट करी। मोस्टली ऐसी जगह पे हॉरिजन हमारा बनता है। तो हाँ, हॉरिजन वाला पॉइंट मोस्टली यहीं पे लोकेटेड रहता है, बस बताने का यही मतलब था। तो ऐसे आप अपने हॉरिजन वाले पॉइंट को भी कस्टमाइज करके स्काई को और रियलिस्टिक बना सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसा रियलिस्टिक कलर दे देता हूँ। तो इसको थोड़ा फैटिश ब्लू की तरफ ले जाते हैं, कुछ इतना। ओके, इतना ठीक दिख रहा है। इसे एक बार बड़ा कर लेते हैं, Shift+F। तो मैंने इसे यहाँ पे बड़ा कर लिया है। तो हाँ, मतलब इतनी चीजें देखने में अच्छी लग रही हैं। तो हाँ, कुछ इस प्रकार आप लोग अपने स्काई को रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ से सॉफ्टनेस को इंक्रीज डिक्रीज भी ऐसे कर सकते हैं। तो फिलहाल इसे ऐसा ही कुछ रहने देते हैं। फिलहाल तो मुझे ऐसी कोई जरूरत लग नहीं रही हॉरिजन से रिलेटेड सेटिंग्स को छेड़ने की। और हाँ भाई, ये स्काई तो हमें दिख रहा है, लेकिन बादल कहाँ है? तो बादल को दिखाने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप क्लाउड ओपेसिटी पे आ जाइए और यहाँ से चीजों को इंक्रीज डिक्रीज ऐसे करेंगे तो यहाँ पर हमारे बादल ऐसे दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये जो लाइन दिखाई दे रही है। और फिर उसके बाद आप यहाँ से भी बादल के कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन रेड। हाँ, ग्रीन रेड तो डेफिनेटली कोई नहीं करेगा, मैं बस ऐसा एग्जांपल के लिए बता रहा था। तो फिलहाल इसे वाइट ही रहने देते हैं, या फिर आप वाइटिश ब्लू भी टर्न कर सकते हैं इसे हल्का ऐसा ब्लेंडिंग कलर दिखाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर आप क्लाउड से रिलेटेड सेटिंग्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि क्लाउड स्केल को मैं इंक्रीज करूंगा तो ये कुछ ऐसा मतलब दिखाई देगा कि आपने स्काई में देखा होगा कि बहुत बार कुछ पतले से क्लाउड रहते हैं जो पूरे स्काई पे ओवरऑल ऐसे स्प्रेड रहते हैं, लेकिन बहुत ही थिन लेयर में रहते हैं। तो हाँ, आप इसको लाइक अगर राइट साइड में ले जाएंगे तो आपकी स्काई की लेयर थिन बनते जाएगी। और हाँ, अगर आप इसी का उल्टा करेंगे तो यहाँ पर स्काई थोड़ी सी मोटी हो जाएगी और यहाँ पर थोड़े ढेर सारे क्लाउड्स आ जाएंगे। तो हाँ, आप इन सेटिंग्स को थोड़ा सा कम ज़्यादा करके देखिएगा तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि लाइक आप अपने सीन के अकॉर्डिंग चीज़ों को कम ज़्यादा करके आप एक डिफरेंट सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल स्काई रिप्लेसमेंट वाले एरिया में बस इतना ही, और फिर मैं यहाँ पर अपने इफेक्ट्स वाले पैनल को बंद कर देता हूँ। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पर आप स्काई रिप्लेसमेंट के बारे में जान गए होंगे। और उसके बाद जिन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था, जिनका नाम है इटर्नल कोडर, आशा करता हूँ कि उनका भी डाउट रिजॉल्व हो गया होगा। बेसिकली मुझे इतना समझ में आया कि आप अल्फा आउटपुट के बारे में बात कर रहे होंगे, कि मतलब आप सिलेक्शन बना रहे हैं लेकिन एंड रिजल्ट में वो कुछ ऐसे दिख ही नहीं रहा है। जैसे कि मैं अपने एडिट पेज पे आ जाता हूँ तो यहाँ पर ये चीज़ तभी दिखेगी जब तक आप अपने ब्लू वाले डॉट या फिर अल्फा वाले डॉट को स्काई रिप्लेसमेंट या फिर किसी भी इफेक्ट्स वाले डॉट तक कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ आपको नहीं दिखेगी। तो हाँ, जिस हद तक मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ पाया मैंने उसे यहाँ पर डिस्कस कर लिया, लेकिन हाँ फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है। तो बेझिझक आप अपने वहाँ पे डाउट्स क्वेरीज बता सकते हैं। और ऐसे कोशिश तो यही रहती है कि कमेंट्स में जितने भी लाइक मुझे क्वेश्चन से आंसरेबल करने लायक दिखते हैं, कि जो मतलब कमेंट्स में बातचीत से ऐसे बता दिए जा सकते हैं, मैं वहीं पे ही बता देता हूँ। नहीं तो जैसे कि आपने यहाँ पर स्काई रिप्लेसमेंट का एग्जांपल देखा, मैंने ऐसे अपने आज के इस नए वीडियो में कवर कर लिया, और ऐसी कोई और क्वेरी आएगी तो मैं ऐसे अपने आने वाले वीडियोस में कवर कर लूंगा। क्योंकि मान लीजिए आपका या फिर किसी और का डाउट रहेगा तो क्या पता कोई वो ऐसी नई चीज पूछ रहा हो जो आपको ना पता हो, तो इसी बहाने आप उस नई चीज को भी जान जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग आज के मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा फेडलाइट पेज। तो हाँ, फेडलाइट पेज को डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने एडिट पेज में आ जाते हैं और हम लोग यहाँ से अपने फेडलाइट पेज की शुरुआत करने वाले हैं। हाँ, मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। फेडलाइट पेज का मतलब देखिए क्या है कि मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर बताया था कि मतलब फेडलाइट पेज में म्यूजिक प्रोडक्शन या फिर ऑडियो से रिलेटेड चीजों पे हम लोग वर्क करते हैं। तो ऑडियो से रिलेटेड चीजों पे तो हम लोग वर्क एडिट पेज से ही करना शुरू कर देते हैं। तो हाँ, हम लोग यहाँ पर ही पहले देख लेते हैं कि हम लोग को यहाँ पे ऑडियो के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक नई वीडियो को ले आता हूँ। तो Ctrl+I, तो यहाँ पर इसी वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसे ओपन कर लेते हैं और मैं मीडिया पोल से इसे अपने टाइमलाइन पे ले आता हूँ। और अब इसे एक बार मैं प्ले करके आप सभी को दिखा देता हूँ। और अब मैं इसे यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने ये वीडियो देखी होगी। हाँ, ये मेरे चैनल की फिलहाल की अभी लेटेस्ट वीडियो है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग इस वीडियो के यूज से ऑडियो से रिलेटेड चीजों के बारे में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इतने पार्ट को ऐसे कट करके अभी हटा देते हैं, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं टाइमलाइन के अंदर किसी और एक म्यूजिक वाली फाइल को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो Ctrl+I और यहाँ पर म्यूजिक वाले फोल्डर में चले जाते हैं और यहाँ पर इसी चीज़ को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसे मैं नीचे ले आता हूँ, तो इसे कुछ ऐसे रखते हैं। तो मैं टाइमलाइन को भी ऊपर कर लेता हूँ और इसे थोड़ा सा हम लोग बड़ा से कर लेते हैं और इसे
ऐसे कर लेते हैं और इसे भी थोड़ा से एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि ऑडियो से रिलेटेड चीज़ों पे हमें वर्क करना है, तो इसे हम लोग फिलहाल अपने बड़े स्क्रीन पे ऐसे बड़ा कर लेते हैं। और तो यहाँ पर हमारी वेव फॉर्म्स ऐसे दिखाई दे रही हैं और मान लीजिए क्या पता आपके सिनेरियो में ऐसे ऑडियो की वेव फॉर्म ना दिखाई दे रहे हो, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप यहाँ पे इस रेक्टेंगल जैसे ऑप्शन के नीचे आएंगे और यहाँ पर आप टाइमलाइन व्यू ऑप्शन पे चले जाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर आप ऑडियो वेवफॉर्म्स वाले एरिया को टिक कर लेंगे। अगर ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही, जैसे कि मुझे यहाँ पर अभी नहीं दिखाई दे रही, तो मैं ऐसे टिक कर लूंगा, तो अब ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई ऐसे दे रही है। और फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या समझने वाले हैं कि यहाँ पे जो ऑडियो 1 और ऑडियो 2 के अंदर क्या क्या चीज़ लिखी हुई दिखाई दे रही है, हम लोग यहाँ पर ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऑडियो 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या है कि जो हमारी ऑडियो ट्रैक है उसका ये नाम है, तो इसको हम लोग रीनेम भी कर सकते हैं। तो रीनेम के लिए क्या करना है कि ऑडियो 1 पे 2 बार डबल क्लिक मारना है और ऐसे यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर से वॉइस ओवर ही लिख देते हैं, VOICEOVER वॉइस ओवर। ओके, तो ऐसे हम लोग अपने ऑडियो ट्रैक को रीनेम कर सकते हैं। ऐसे ही अपने ऑडियो 2 या फिर जितने भी ऑडियो ट्रैक्स हैं उन सारे को हम लोग ऐसे रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ लिख देते हैं, तो BG म्यूजिक। ओके, सो अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में। और फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम लोग के ऑडियो ट्रैक्स के अंदर S और M क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर S का मतलब है सोलो। सोलो का मतलब कि जब हम लोग इसको प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर ये जो ऑडियो ट्रैक है सिर्फ उसी ऑडियो ट्रैक की आवाज़ सुनाई देगी। तो सोलो मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि जिस भी ट्रैक पे अगर आप सोलो क्लिक करेंगे सिर्फ वही ऑडियो ट्रैक आपको सुनाई देगी। और चलिए मैं इसे आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो मैं इसे एकदम स्टार्टिंग पे ले आता हूँ और इसे सोलो पे क्लिक कर देते हैं और अब इसे प्ले कर देते हैं। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ऑडियो ट्रैक हमें सुनाई दे रही है और अगर यहाँ पर मैं सोलो को टिक नहीं किया रहता तो हमें कैसे क्या सुनाई देता, वो भी मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो जब मैंने सोनो को अनचेक करके प्रेस किया तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे जो टाइमलाइन के अंदर जितनी भी ऑडियो ट्रैक थी उन सारे की म्यूजिक यहाँ पे हमें प्ले होते हुए दिखाई दे रहे थे। उन सारे का मतलब कि यहाँ पे बेसिकली 2 ही ऑडियो ट्रैक थी, जो कि हमारी एक वॉइस ओवर वाली थी और एक जो बैकग्राउंड म्यूजिक वाली थी। ओके, सो ऐसे ही फीचर कुछ वर्क करता है सोलो वाला कि मतलब जिस भी ऑडियो ट्रैक पे सोलो प्रेस हुआ रहेगा सिर्फ वही ऑडियो ट्रैक हमें ऐसे सुनाई देगी। अगर नहीं प्रेस रहेगा तो ओवरऑल जितनी भी टाइमलाइन के अंदर ऑडियो ट्रैक्स हैं वो सारे में सुनाई देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग इसे यहाँ पे स्टार्टिंग पे ले आते हैं और फिर एस के बाद यहाँ पे एम क्या लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे जो एम है तो ये म्यूट ट्रैक का ऑप्शन है। इससे वही हुआ कि जैसे सोलो में हम लोग सिर्फ एक ऑडियो ट्रैक को सुन रहे थे, अगर हम लोग किसी ऑडियो ट्रैक के अंदर म्यूट ट्रैक को प्रेस कर देंगे तो वो वाली ऑडियो ट्रैक हमारे यहाँ पर म्यूट हो जाएगी। जैसे कि मैं वॉइस ओवर वाली ऑडियो ट्रैक को म्यूट कर देता हूँ। तो पहले हम लोग यहाँ पर म्यूट को टिक कर लेते हैं और अभी से प्ले करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैं इस वीडियो के अंदर जो भी बोल रहा था वो कोई भी चीज़ मुझे यहाँ पर सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ही सुनाई दे रही थी। तो हाँ, आशा करता हूँ कि आप समझ ही गए होंगे कि म्यूट ट्रैक कैसे वर्क करता है। खैर, इसमें तो कुछ ऐसे खास एक्सप्लेन करने का है नहीं। तो हाँ, बेसिकली टाइमलाइन के अंदर जो ऑडियो ट्रैक वाली सेटिंग्स हमें मिलती है बेसिकली वो यही है कि जैसे कि यहाँ पर हम लोग किसी भी ट्रैक पे सोलो प्रेस कर देंगे तो सिर्फ वही ट्रैक सुनाई देगी और अगर हम लोग म्यूट वाले ऑप्शन को प्रेस कर देंगे तो वो ऑडियो ट्रैक म्यूट हो जाएगी और टाइमलाइन के अंदर जितने भी ऑडियो ट्रैक्स हैं बाकी वो सारे यहाँ पर सुनाई देंगे। और फिर उसके बगल में यहाँ पर ही जो ताले जैसी चीज दिखाई दे रही है, इसके बारे में तो मैंने बताया ही होगा अपने एडिट पेज वाली वीडियो में। तो इससे आप अपने ट्रैक को लॉक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं वीडियो में 1 मिनट में ऐसे पहले म्यूट कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने वीडियो में यहाँ पे कुछ भी कट लगा देता हूँ, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। तो आपने ध्यान दिया कि मेरे वीडियो वाले ट्रैक पे और नीचे वाली ऑडियो के ट्रैक पे असर पड़ा, मतलब कि जो भी मैंने कट लगाया वो कट इन दोनों जगह लग गए लेकिन यहाँ पे कट नहीं लगे। तो इस लॉक वाले फीचर से यही होता है कि आप जिस भी ट्रैक पे लॉक लगा देंगे, आप उस पर ऐसे कुछ भी कट या फिर डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ ऐसे डिलीट नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं लॉक फीचर का कब कैसे क्या यूज़ करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी इसी वीडियो पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कट पेज पे ही आ जाता हूँ। यहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही है इसको मैं बाय डिफॉल्ट हमेशा लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मैं जब भी वीडियो को रिकॉर्ड या फिर शूट करता हूँ तो वहाँ पर जो भी ऐसे गड़बड़ी रहती है उसको काट पीट के हटाया जा सकता है। लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक का क्या कर, बैकग्राउंड म्यूजिक पे ऐसे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो इसीलिए मैं लॉक फीचर का यूज करके बैकग्राउंड म्यूजिक को लॉक कर देता हूँ, जिससे मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसे काटा पीटी मचाऊँ या फिर डिलीट कर दूँ चीज़ों को, तो ऐसे इस पर कोई फर्क ना पड़े। तो चलिए ये तो बात हो गई लॉक फीचर के बारे में और हम लोग अपने पुराने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं।
और फिर रही बात बाकी आप जैसे अपने एडिट पेज और कट पेज के अंदर वर्क करते हैं, तो यहाँ पर ऑडियो से रिलेटेड सेटिंग्स आप इंस्पेक्टर विंडो पे मोस्टली देखते हैं। जैसे कि जब मैंने यहाँ पर अपना इंस्पेक्टर विंडो खोला तो यहाँ पर ऑडियो के सेक्शन में मुझे वॉल्यूम को इनेबल या फिर डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। ऐसे यहाँ पर और वॉल्यूम से रिलेटेड चीज़ भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम वाले एरिया पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो भी ऐसे ट्रैक सेलेक्टेड है, जैसे कि हमारी यही ट्रैक सेलेक्टेड है, इसको हम लोग ऐसे सेलेक्ट कर लेने के बाद इसकी वॉल्यूम को ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, तो इसके बारे में यहाँ पर मैं क्या डिस्कस करूँ। तो चलिए खैर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर पैन ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हाँ, ये बहुत ही गजब की ऑप्शन है अगर आपको इसे यूज़ करना आ गया। चलिए मैं आपको इसका एक यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक किसी म्यूज़िक को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये वाली म्यूज़िक नहीं, कोई एक ढंग की म्यूज़िक को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस आई, और मैं यहाँ पर इसी म्यूज़िक को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ओपन कर लेते हैं। हाँ, मतलब ये थोड़ा सा अच्छा गाना लगता है सुनने में, और ये बिना कॉपीराइट वाला भी सॉन्ग है, तो इसलिए मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पर अपने टाइमलाइन पे ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी इस ऑडियो को यहाँ पर ऐसे ले आता हूँ, और इस ऑडियो को अभी डिलीट कर देते हैं और अभी म्यूट कर देते हैं इसे। और फिर यहाँ पर मैं इस म्यूजिक को एक बार आप सभी को प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। हाँ, इतना तेज नहीं रखना कि कान फट जाए। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को इतना ही म्यूजिक सुनाया है। तो हम लोग यहाँ पर इंस्पेक्टर विंडो के अंदर पैन वाले फीचर के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और अब मैं इसे प्ले करता हूँ। और अब आप यहाँ पे ये देखिएगा कि मैं पैन वाले स्लाइडर को किस तरफ ले जा रहा हूँ, और आपको यहाँ पर किस तरफ ऑडियो सुनने को मिल रहा है। हाँ, किस तरफ से मेरा ये मतलब है कि आपको कान की राइट और लेफ्ट सुनने को मिल रही है। तो ध्यान से सुनिएगा। आइए प्ले करते हैं। तो हाँ, जैसे कि मैंने इस ऑडियो को यहाँ पर प्ले किया था, और जब मैं यहाँ पर अपने पैन वाले स्लाइडर राइट और लेफ्ट साइड की तरफ ले गया था, तब आपने ऐसे ही गैस कर लिया होगा कि यहाँ पर पैन फंक्शन का क्या यूज़ है। हाँ, पैन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप इसको अगर राइट या फिर लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएंगे, तो ये चीज़ ये डिसाइड करता है कि ये जो म्यूजिक पे आप वर्क कर रहे हैं, ये म्यूजिक आपके कान की किस साइड की तरफ सुनाई देगी ज़्यादा। जैसे कि मैं अगर इसको राइट की तरफ ले जाऊंगा तो ये राइट साइड में ज़्यादा सुनाई देगी, और अगर मैं इसको यहाँ पर लेफ्ट की तरफ ले जाऊंगा तो ये लेफ्ट साइड में ज़्यादा सुनाई देगी। और बाकी रही बात, जैसे कि आप सभी ने यूट्यूब पे देखा ही होगा कि लोग क्या करते हैं कि आज के समय में, कि जैसे कि यहाँ पर कोई भी म्यूजिक है, वहाँ पर पैन फंक्शन का यूज़ करके उस हमारे हेडफोन्स के अंदर ऑडियो को ऐसे इन्वर्ट किया जाता है। हाँ, लेफ्ट और राइट साइड की तरफ। और रही बात कि कोई लगातार ऐसे बैठ के इंस्पेक्टर विंडो में जाकर पैन को राइट और लेफ्ट की तरफ ऐसे ले जाके मतलब इन्वर्ट तो नहीं करेगा। तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को ऑडियो को लेफ्ट और राइट साइड की तरफ लगातार बीच बीच में इन्वर्ट करना रहता है, तो हम लोग यहाँ पर की फ्रेमिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ करके ही दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, मीडिया पूल को बंद कर लेता हूँ मैं, इधर कर लेते हैं इसको, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपने टाइमलाइन को। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर जाता हूँ और यहाँ पर की फ्रेमिंग को इनेबल कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा इधर आके पैन के स्लाइडर को राइट की तरफ ले आते हैं, और फिर उसके बाद हल्का सा आगे आके इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं और प्ले करके देखते हैं। हाँ, मतलब आपको इतने से ही आइडिया लग जाएगा कि हम लोग आगे से इन चीज़ों को इन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट और राइट की तरफ ले जा सकते हैं की फ्रेमिंग के यूज़ से। ओके, तो इतने को ही मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो इस छोटे से एग्जांपल से आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग अपने हेडफोन्स के अंदर ऑडियो को लेफ्ट और राइट की तरफ इन्वर्ट करते हैं। हाँ, अगर आप पैन फंक्शन का ऐसे यूज़ करते हैं कि कोई आप म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर कोई भी मॉन्टेज वगैरह, गेमिंग मॉन्टेज, तो हाँ, अगर आप इस फीचर का वहाँ पे यूज़ करेंगे तो सच बताऊँ तो वीडियो के अंदर जान आ जाती है। तो हाँ, ज़रूर से इस फीचर का आप यूज़ करिएगा। और हाँ, ये तो मैंने थोड़ी पर्सनल प्रेफरेंस वाली चीज़ बता दी कि मुझे ये चीज़ कहाँ देखने में अच्छी लगती है, लेकिन मोस्टली आप सभी ने यूट्यूब पे तो ऐसा देखा ही होगा कि वहाँ पर लोग किसी भी म्यूजिक वीडियो के आगे लिख देते हैं कि 4K ऑडियो, 8K ऑडियो या फिर 4D 8D ऐसे ऑडियो लिख देते हैं। तो वहाँ पे अगर आप किसी गाने को सुने होंगे तो बेसिकली वहाँ पर भी यही सेम चीज़ होती है कि कोई गाना है, वहाँ पर पैन फंक्शन का यूज़ करके की फ्रेमिंग अप्लाई करके ऐसे ही हमारे हेडफोन्स के अंदर राइट और लेफ्ट की तरफ ऑडियो को इन्वर्ट किया जाता है, और वो चीज़ सुनने में मज़ा देती है। चलिए आप इस चीज़ को एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। हाँ, बहुत सारे वीडियोस के अंदर पैन फंक्शन को अप्लाई करने से उसकी ऑडियो की प्रेजेंटेशन में एकदम जान आ जाती है। तो चलिए पैन फंक्शन में बस इतना ही, और अब हम लोग इस स्लाइडर को नीचे कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं वॉइस आइसोलेशन वाले फीचर के ऊपर।
तो यहाँ पर देखिए वॉइस ऑसिलेशन फीचर मेरे हिसाब से बहुत ही एक अच्छा फीचर है DaVinci Resolve के अंदर, क्योंकि देखिए इससे क्या होता है बेसिकली कि आप मान लीजिए ऐसे एटमॉस्फेयर पे अपनी वीडियो या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका घर किसी चौराहे के आसपास है, तो आप समझ ही सकते हैं कि वहाँ पर गाड़ी की आवाज़ और गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती होगी, तो उसको लाइक कोई मतलब रोक नहीं सकता। मतलब ऐसा नहीं कि कोई घर उठा के कहीं और भाग जाए। तो हाँ, वैसे सिनेरियोज में जहाँ पर आप बैकग्राउंड नॉइज को लाइक रोक नहीं सकते, वहाँ पर आप वॉइस आइसोलेशन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप टेक रिलेटेड रील्स देखते होंगे, हाँ आज के समय में बहुत सारे लोग AI से रिलेटेड रील्स को कवर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप सभी ने एडोब पॉडकास्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। जो एडोब पॉडकास्ट में हमें जो फीचर मिलता है वही सेम फीचर हमें यहाँ पर वॉइस आइसोलेशन में भी मिलता है। लेकिन मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वॉइस आइसोलेशन जो DaVinci Resolve का ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एडोब पॉडकास्ट में कभी कदार क्या होता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसकी आवाज़ थोड़ी सी पतली है, मतलब आवाज़ की टोन थोड़ी सी पतली है, तो एडोब पॉडकास्ट में उसकी वॉइस डालने के बाद कभी कभी उसकी वॉइस कुछ ज़्यादा ही भारी हो जाती है, नहीं तो बीच बीच में वो बंदा कुछ बोलता है तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी तोतली जैसी भी सुनाई देती है। मैंने बहुत बार एडोब पॉडकास्ट को ट्राई किया तो मुझे ऐसे ही कुछ रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन हाँ वॉइस ऑसिलेशन थोड़ा सा एक बेटर ऑप्शन है उसके कंपैरिजन में। तो चलिए मैं आपको वॉइस ऑसिलेशन को अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं इसे अभी डिलीट कर लेता हूँ, इसका फिलहाल कोई काम है नहीं। तो मैं किसी क्लिप को इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ फिलहाल मेरे घर में थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो इसीलिए मुझे ध्यान आया कि यार वॉइस आइसोलेशन का एग्जांपल दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता हूँ और इसके थ्रू मैं वॉइस आइसोलेशन का यूज़ दिखा दूंगा आप सभी को। तो चलिए मैं उस वीडियो को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो Ctrl+I और यहाँ पर वो वीडियो किधर गई, हाँ पिक्चर्स वाले एरिया पे आ जाते हैं और इस वीडियो को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग मीडिया पोल को खोल लेते हैं और इस वीडियो को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ऑडियो को भी बंद कर देते हैं और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं इस वीडियो को आप सभी को एक बार पहले ऐसे प्ले करके दिखाता हूँ और इसके बाद अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं मीडिया पोल को बंद कर लेता हूँ और मैं एक बार इस वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ आप सभी को। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं टाइमलाइन को पहले एडजस्ट कर लेता हूँ, चीज़ें ऊपर नीचे आड़ी टेढ़ी दिख रही हैं, तो इसे ऐसे कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं। और अब मैं एक बार वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ आप सभी को बिना वॉइस आइसोलेशन को अप्लाई किए। तो यहाँ पर मेरे घर के अंदर थोड़ा रिपेयरिंग का काम हो रहा है, तो जैसे कि बैकग्राउंड नॉइस में आपको तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रही होगी, तो इसके मदद से हम लोग एस्टिमेट लगा सकते हैं कि वॉइस आइसोलेशन किस हद तक हमारे लिए हेल्पफुल है। तो चलिए इस क्लिप के द्वारा आप समझ जाएंगे कि वॉइस आइसोलेशन हमारे कितने हद तक काम आ सकता है। तो जब मैंने यहाँ पर आप सभी को इस क्लिप को प्ले करके दिखाया तो आप सभी ने नोटिस किया होगा कि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और बहुत थोड़ी सी एको भी आपको सुनने को मिल रही होगी। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं बस इस क्लिप पे सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर वॉइस आइसोलेशन को अप्लाई कर देते हैं, बस इस लीवर को ऐसे ऑन करके। और अब मैं आप सभी को इस चीज़ को प्ले करके दिखाता हूँ। वॉइस आइसोलेशन पर अगर आपको कुछ और ऐसे वर्क करना है, लाइक इसके आप डायल को देखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि वॉइस आइसोलेशन वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसी के ठीक सामने आप इस चीज़ को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वॉइस आइसोलेशन का भी डायल दिखाई दे जाएगा। तो इससे भी आप इस चीज़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। खैर मैं इसका भी फिलहाल यूज़ नहीं ले रहा, तो मैं यहाँ पर सिंपली आपको वॉइस आइसोलेशन को अप्लाई करके दिखाता हूँ। और अब मैं इस क्लिप को यहाँ पर प्ले करता हूँ और अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर मेरे घर के अंदर थोड़ा रिपेयरिंग का काम हो रहा है, तो जैसे कि बैकग्राउंड नॉइस में आपको तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रही होगी, तो इसके मदद से हम लोग एस्टिमेट लगा सकते हैं कि वॉइस आइसोलेशन किस हद तक हमारे लिए हेल्पफुल है। तो चलिए इस क्लिप के द्वारा आप समझ जाएंगे कि वॉइस आइसोलेशन हमारे कितने हद तक काम आ सकता है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को यहाँ पर इस क्लिप को प्ले करके दिखाया, तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि वॉइस आइसोलेशन कितना हेल्पफुल है हमारे लिए। हाँ कभी कदार जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि बीच में 2 बार चीज़ों को ठोकने की आवाज़ आ रही थी, हाँ तो कभी कदार ऐसा एरर देखने को मिल जाता है, लेकिन हाँ बहुत हद तक ऐसे हमारी वॉइस थोड़ी सी इनहांस हो जाती है। तो बस वॉइस आइसोलेशन का आप ऐसे यूज ले सकते हैं। और फिर उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं डायलॉग लेवलर के बारे में। हाँ मैं इसको थोड़ा सा गलत वे में प्रोनाउंस कर रहा हूँ शायद, तो उसके लिए माफ़ी। तो देखिए हम लोग डायलॉग लेवलर से क्या करते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी क्लिप या फिर वीडियो है जहाँ पर कोई इंसान ऐसे मतलब कोई नॉर्मल टोन में बोल रहा है और बीच बीच में एकदम धीरे ऐसे बोलने लग रहा है, तो वहाँ पर हम लोग को ऑडियो को एकदम मेंटेन करना रहता है, क्योंकि अब ऐसा थोड़ी ना कि कोई ऐसे ऑडियो को कम ज़्यादा करता रहेगा। तो हाँ उन सिनेरियोज में ऑडियो को एकदम सेम पिच में मेंटेन करने के लिए वहाँ पर हम लोग डायलॉग लेवलर का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं इसे यहाँ पर इनेबल करता हूँ, तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसे ऐसे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप मोड से अपने मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ऑडियो पे किस टाइप या फिर कैसा काम चाहिए, मतलब उस पर होता हुआ। जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, अलाउ वाटर डायनामिक,
ऑप्टिमाइज मॉडरेट लेवल्स, मोर लिफ्ट फॉर लो वॉइस, लिफ्ट फॉर विस्परी सोर्सेज। तो मैं एक एक करके इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अलाउ वाइडर डायनेमिक्स में क्या होगा कि आपको मान लीजिए कि जैसे कि किसी ऑडियो क्लिप के अंदर छोटी से छोटी आवाज़ को आपको अपने ऑडियो में इंक्लूड करना है, तो आप अलाउ वाइडर डायनेमिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज मॉडरेट लेवल्स में आप क्या करते हैं कि मान लीजिए कि जैसे कि मैंने अभी पहले ही बोल के दिखाया कि ऐसे मैं यहाँ पर अपनी नॉर्मल आवाज़ में बोल रहा हूँ और बीच बीच में मेरी आवाज़ एकदम ऐसे धीरे हो जा रही है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आप ऑप्टिमाइज मॉडरेट लेवल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ये चीज़ आपकी वर्क ना करे तो आप मोर लिफ्ट फॉर लो लेवल्स को अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ को ऐसे आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। जो आपके सिनेरियोज पे ज़्यादा अच्छा वर्क करे आप उसके संग जाइए। और फिर उसके बाद यहाँ पर लिफ्ट ऑफ विस्परी सोर्सेज है। तो देखिए इससे बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आपके बैकग्राउंड में कोई एक ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है जिसकी इंटेंसिटी बहुत लो है, लेकिन आपको उस चीज़ को अपने ऑडियो में इंक्लूड करना है, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को भी अप्लाई करके हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए ये चीज़ इस चीज़ का एक अच्छा अल्टरनेटिव है अलाउ वाइडर डायनेमिक्स का। हाँ, अगर ये चीज़ आपके सिनेरियो में ना वर्क करे तो आप लिफ्ट सॉफ्ट विस्परी सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे इन तीनों बॉक्सेस को चेक या फिर अनचेक करके देख सकते हैं। बेसिकली आप जैसे कि यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर बस एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसे कर सकती है वैसे कर सकती है, मैं यहाँ पर कुछ करके क्यों नहीं दिखा रहा। तो हाँ देखिए बेसिकली ये क्या है कि अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई एक ऐसी क्लिप नहीं पड़ी हुई इस पर मैं इस चीज़ को एकदम अच्छे से अप्लाई करके दिखा सकूँ। और रही बात ये जो डायलॉग लेवलर वाली सेटिंग है, ये थोड़ी सी आपके सिनेरियो पे भी डिपेंड करती है कि मतलब आपके सिनेरियो पे क्या बेटर वर्क कर जा रहा है। क्या पता मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे करके दिखाऊं लेकिन आपके सिनेरियो में वो चीज़ ना वर्क कर रही हो, कोई दूसरी चीज़ वर्क कर रही हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वीडियो है, वहाँ पर मुझे अपने ऑडियो लेवल को मॉडरेट करना है थ्रू आउट अ वीडियो। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए ऑप्टिमाइज मॉडरेट लेवल्स को अप्लाई कर दे रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पे काम चल रहा है। और अगर मान लीजिए आप अपने ऑडियो या फिर अपने सिनेरियो के अंदर इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हो तो उससे उतने अच्छे रिजल्ट ना मिल रहे हो, या फिर इससे उतने अच्छे रिजल्ट मिल जा रहे हो मोड लिफ्ट और लो लेवल से। तो हाँ ये थोड़ी सी सिनेरियो डिपेंडेंट चीज़ है कि मतलब आपके सिनेरियो में क्या अच्छा वर्क कर जा रहा है। तो इसलिए मैं इसको एक कोई डेडिकेटेड एग्जांपल से ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखा रहा, तो इसीलिए ये थोड़ी सी हिट एंड ट्रायल वाली चीज़ है। तो इसको आप एक बार खुद से ट्राई करके देखिएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में आप पूछ ही सकते हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में लगभग बोलता हूँ। और फिर उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं अपने पिच वाले एग्जाम्पल पे। तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इस क्लिप को भी डिलीट कर देता हूँ और मैं एकदम स्टार्टिंग पे आ जाता हूँ। तो इतने से पार्ट को थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर इतने से पार्ट को ट्रिम कर लिया और अपने कट पेज पे आ जाते हैं और इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं पहले। तो देखिए पिच वाले सेक्शन में क्या है कि तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेमीटोन्स वाले एरिया की बात कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं स्लाइडर को इस तरफ ले जाऊँगा तो आवाज़ बहुत पतली हो जाएगी, या फिर अगर इसको मैं एकदम राइट की तरफ ले जाऊँगा तो बस उसका उल्टा आवाज़ यहाँ पे मोटी हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर इसी पे कुछ करके दिखाता हूँ। तो क्या करते हैं यहाँ पर आवाज़ को थोड़ी सी मोटी कर देते हैं हम लोग। मतलब यहाँ पर मैं अपने स्लाइडर को लेफ्ट साइड की तरफ ले गया हूँ तो आवाज़ थोड़ी सी मोटी सुनाई देगी। और अब इसे यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ सभी का। हाँ ऐसे यहाँ पर अब थोड़ी सी मेरी आवाज़ मोटी सुनाई दे रही है। और इसका अगर मैं यहाँ पर अपोजिट करता हूँ, मैं इसको अगर राइट साइड की तरफ ले जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर इसको प्ले करके दिखाता हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी पतली सुनाई देगी। तो अब इसे यहाँ पर प्ले करते हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई देगी। तो देखिए बेसिकली हम लोग सेमीटोन्स का यूज़ तब करते हैं जैसे मान लीजिए आप कभी व्लॉगिंग कर रहे हैं और या फिर कभी गेमिंग वाली चीज़ को एडिट कर रहे हैं और मान लीजिए वहाँ पर आपके संग कुछ अजीब हो जाए या फिर आपके संग कोई मजाक हो जाए। तो हाँ जो मजाक आपके संग हो जाता है और उसके बाद जो आप रिएक्शन देते हैं, तो हाँ आप उस रिएक्शन वाली चीज़ को लाइक ऐसे आवाज़ को थोड़ा सा से पतला मोटा करके और चीज़ को ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सेंट्स के बारे में। तो पहले सेमीटोन्स को रीसेट कर देते हैं। तो यहाँ पर सेंट्स वाली चीज़ देखिए बेसिकली क्या है कि आपकी जो सेमीटोन्स वाली चीज़ पे आप जो भी वर्क करेंगे तो सेंट्स वाली चीज़ को आप अगर उसी के संग कम ज़्यादा करेंगे तो ये बस आपके सेमीटोन्स पे थोड़ा सा और प्रिसीजन डाल देता है। बेसिकली अपने ऑडियो को इन बड़े लेवल पे अफेक्ट कर सकते हैं। और सेमीटोन्स क्या रहता है कि ये आपके ऑडियो को छोटे लेवल पे थोड़ा सा अफेक्ट करता है, या फिर एक तरह से कह लीजिए कि आपके सेमीटोन्स वाली चीज़ को ये थोड़ा सा ऐसा प्रिसाइज बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि मैं कुछ करके दिखाता हूँ। तो इसी पे क्या करते हैं कि सेमीटोन्स को लाइक इधर की तरफ ले आते हैं और अब मैं इसे थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ सभी। और अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को भी -6 कर देता हूँ। अब इसे मैं प्ले करता हूँ। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ सभी का आज की। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों चीज़ को अगर यहाँ पे -6 किया तो इससे क्या हुआ कि बहुत थोड़ी सी प्रिसीजन ऐड हो गई सेमीटोन्स पे। तो बस सेंट्स का यही है कि इस सेमीटोन्स को थोड़ा और प्रिसाइज वे में प्रेजेंट करने में हेल्प करता है।
और उसके बाद पिच वाली चीज़ को हम लोग बंद कर लेते हैं। और बाकी स्पीड चेंज बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इससे हम लोग ऑडियो की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इक्वलाइजर्स पे। तो यहाँ पर मैं इक्वलाइजर्स के बारे में मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को रिमूव करते हैं और यहाँ से हम लोग बेस और ट्रेबल को भी कम ज़्यादा करते हैं। तो मैं यहीं पे कुछ करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैं इसी क्लिप को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इक्वलाइजर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में 2 और 3 ऐसे लिखी हुई चीज़ दिखाई देगी जो हमारी बैंड 2 है और ये हमारी बैंड 3 है। तो यहाँ पे पहले और आखिरी वाली जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये छोटी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। बेसिकली मैं एक काम करता हूँ कि जैसे मैं इस वीडियो को एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, ऐसे बिना कुछ इस पर अप्लाई किए। तो प्ले करते हैं। लोग मोशन और एनिमेशन वाले काम को करेंगे। हाँ, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बॉल वाले एग्जांपल से आपको एनिमेशन वाली चीज़ दिखाई थी। तो यहाँ पर आपने ये ऑडियो सुन ली। तो चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर बेस को ऐड करके दिखाता हूँ। तो बेस वाला सेक्शन हमारा ये लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वलाइजर होता है और ट्रेबल वाला सेक्शन हमारा राइट साइड ऑफ द इक्वलाइजर होता है। तो किसी चीज़ को ऐड या इंक्रीज करने के लिए हम अपने ग्राफ को ऐसे ऊपर ले जाएंगे। ओके, तो मैं बेस को ऊपर ले जाता हूँ कुछ इतना, और अब मैं इसे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। लोग मोशन और एनिमेशन वाले काम को करेंगे। हाँ, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बॉल वाले एग्जांपल। तो अभी ऑडियो ऐसे थोड़ी सी अच्छी आपको सुनाई दी होगी जब मैंने इसे इंक्रीज किया, और अब मैं इसका उल्टा करके दिखाता हूँ। लोग मोशन और एनिमेशन वाले काम को करेंगे। हाँ, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बॉल वाले एग्जांपल। तो जब मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा नीचे किया तो यहाँ पर मेरी आवाज़ हल्की सी चेंज हो गई। हाँ, मतलब आप हेडफोन लगा के चीज़ों को नोटिस कर पा रहे हैं, तब आपको बहुत छोटा सा डिफरेंस समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे आप अगर नॉर्मली इस चीज़ को सुन रहे हैं तो लग रहा होगा कि क्या ये ऊपर नीचे करके बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखने के लिए हेडफोन्स लगा के इस चीज़ को सुने, अपने बेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे अगर ट्रेबल वाले एरिया पे कुछ करके दिखाता हूँ तो मैं ट्रेबल को पहले इंक्रीज कर देता हूँ। जैसे इसे प्ले होने देते हैं और मैं ट्रेबल को ऐसे आगे पीछे कुछ करके दिखाता हूँ। लोग मोशन और एनिमेशन वाले काम को करेंगे। हाँ, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बॉल वाले एग्जांपल से आपको एनिमेशन वाली चीज़ दिखाई थी। तो ऐसे हम लोग ट्रेबल को इंक्रीज करते हैं और मैं इसी का कुछ उल्टा करके दिखाता हूँ कि ट्रेबल को डिक्रीज करके। लोग मोशन और एनिमेशन वाले काम को करेंगे। हाँ, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बॉल वाले एग्जांपल से आपको एनिमेशन वाली चीज़ दिखाई थी, उसी को हम लोग थोड़ा एडवांस। तो ऐसे हम लोग ट्रेबल को डिक्रीज कर सकते हैं। तो हाँ, ये चीज़ का देखिए क्या है कि जितनी भी मैं यहाँ पे साउंड रिलेटेड सेटिंग्स बताऊंगा, खैर मैं ज़्यादा तो इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी जितनी भी मैं बता रहा हूँ को हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसे हेडफोन लगा के सुने, नहीं तो ऐसे कुछ खास डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल इक्वलाइजर्स वाले पार्ट में बस इतना ही। और बाकी एडिट पेज में ऑडियो से रिलेटेड चीज़ में, बाकी यहाँ पर इफेक्ट्स पैनल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑडियो से रिलेटेड इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर ऑडियो इफेक्ट्स वाले फोल्डर में आएंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑडियो के इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। हाँ, बस सिंपली आप उसको ऐसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी हिट एंड ट्रायल वाली चीज़ है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को अपने से चेक कर ही लेंगे। लेकिन चलिए फिर भी मैं यहाँ पर किसी इफेक्ट को अप्लाई करके दिखाई देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर फ्लैंजर का यूज़ कर लेते हैं। तो मैं फ्लैंजर को यहाँ पर अपने ऑडियो ट्रैक पर छोड़ देता हूँ और यहाँ पर ऐसे हमें फ्लैंजर की पूरी वेव फॉर्म्स ग्राफ्स देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर अगर डिफ़ॉल्ट वाले एरिया पे आता हूँ तो यहाँ से आप अपने वॉइस को चेंज कर सकते हैं। चेंज मतलब कि ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं इसका थोड़ा सा सही शब्द बोलूँ तो जैसे कि मैं अपने वॉइस को रोबो वॉइस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? मैं स्वागत करता हूँ सभी का आज के। तो ऐसे हमें थोड़ी रोबो वॉइस सुनने को मिल जाती है। तो मतलब बेसिकली हम लोग फ्लैंजर पे आके अपने वॉइस से रिलेटेड चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और बाकी आप जो भी यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करेंगे, जैसे ऑडियो इफेक्ट्स ही, उसको आप इंस्पेक्टर विंडो पे आके यहाँ वाले इफेक्ट्स वाले एरिया पे भी ऐसे देख सकते हैं। फ्लैंजर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जैसे कि यहाँ पर विद एक्सपेंशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे विद एक्सपेंशन ऐसे यहाँ पे बार के फॉर्म में दिखाई दे रही है। लेकिन मेरा क्या मानना है कि आप इस चीज़ से अच्छा अगर ऐसे चीज़ पे वर्क करेंगे तो ऐसे आप और प्रिसाइसली चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब चीज़ें ऐसे बाकायदा देखने को मिलती हैं इन अ वेव फॉर्म या फिर इन डायल्स के थ्रू। तो हाँ, इस चीज़ को अगर आप यूज़ करेंगे तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। तो इसे अब हम लोग फिलहाल बंद कर लेते हैं और अब हम लोग निकल जाते हैं अपने फेडलाइट पेज में। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। लेकिन एक मिनट, मैं आप सभी को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना भूल गया था। तो हाँ, आप अपने ऑडियो को कुछ ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मीडिया पोल को एक्सटेंड करता हूँ
तो यहाँ पर आपकी जो थोड़ी सी दबी हुई ऑडियो दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा सा मतलब इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए आप यहाँ पर इस वाइट कलर की लाइन पे आ सकते हैं, और इसको अगर आप ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो इससे आपकी ऑडियो की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। तो हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बाकी रह गई थी जिससे मुझे कवर करना था। और हाँ, एक और चीज़, आप यहाँ पे मिक्सर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आप बेसिकली क्या करते हैं कि आपके पास अगर ढेर सारे ऑडियोज यहाँ पे ट्रैक के अंदर रहते हैं, तो आप यहाँ पर इन बटन्स को ऐसे कम ज़्यादा करके उसके वॉल्यूम को भी कम ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे 2 ट्रैक्स डिफ़ॉल्ट जो टाइमलाइन के अंदर पड़े हुए हैं वो यहाँ पे ऐसे दिखाई देते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ पे जितने भी टाइमलाइन के अंदर रहते हैं वो आपको ऐसे सेपरेटली दिखाई देंगे, ऐसे ऑडियो 1 ऑडियो 2 ऐसे करके। और बाकी कोने में जो ये बस 1 लिखा रहता है, ये मास्टर ट्रैक होता है। मास्टर ट्रैक मतलब कि आपके टाइमलाइन के अंदर जितनी भी ऑडियो ट्रैक्स रहती हैं वो सारे ऐसा इन कलेक्टिव पे बस 1 के अंदर ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। तो चलिए, एडिट पेज के अंदर बस इतना ही ऑडियो से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। और अब हम लोग आ जाते हैं अपने फेयरलाइट पेज में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फेयरलाइट पेज के अंदर इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर पहली बार देखने में क्या क्या दिखाई देता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मीडिया फुल दिखाई देता है एज यूजुअल, जो हमें सारे पेजेस में दिखाई देता है। हाँ, डिलीवरी पेज की मैं बात नहीं कर रहा। और फिर इफेक्ट्स वाले पैनल पे हमें यहाँ पर ऑडियो से ही रिलेटेड इफेक्ट्स दिखाई देंगे, क्योंकि ये फेयरलाइट पेज है, यहाँ पे ऑडियो से ही रिलेटेड काम होता है, तो इसलिए ऑडियो से ही रिलेटेड हमें यहाँ पर इफेक्ट्स दिखाई देंगे। और फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर इंडेक्स पे आ जाते हैं। तो इंडेक्स पे हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पर हमारे ट्रैक्स लगे हुए हैं, और फिर यहाँ पर जैसे कि सोलो, मोनो या फिर रिकॉर्डिंग वाली चीज़ इनेबल हो रखी है, डिसेबल हो रखी है, वो सारे शॉर्टकट्स भी यहाँ पे ऐसे दिखाई दे जाते हैं। और बाकी सबसे नीचे जो बस 1 है वो ऐसे हमारा मास्टर ऑडियो है या फिर मास्टर ट्रैक है, जिसको मैंने एडिट पेज में बताया था कि ये क्या होता है। ये मतलब जितने भी और ऑडियो हैं वो बेसिकली बस ऑडियो कहलाते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ। तो इंडेक्स को भी बंद कर देते हैं। और तो फिलहाल यहाँ पे ऐसे कोई इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है नहीं। और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग साउंड लाइब्रेरी पे। यहाँ से क्या कि आप डाउनसी रिजॉल्व से रिलेटेड जितने भी साउंड लाइब्रेरी हैं यहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप डाउनसी रिजॉल्व के वेबसाइट पे चले जाएंगे, और फिर वहाँ से आप डाउनसी रिजॉल्व की साउंड लाइब्रेरीज को एक्सेस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अब हम लोग इसे बंद कर लेते हैं। और बाकी यहाँ पे जो जितनी सेटिंग्स दिखाई दे रही हैं ये बाकी सेम हमें लगभग एडिट पेज के अंदर भी देखने को मिल जाती। हाँ, यहाँ पे क्या क्या नई चीज़ हमें दिखाई दे रही मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें रिकॉर्ड का फीचर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे कैसे। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि बस इनपुट वाले एरिया पे जाना है। ऐसे यहाँ पर मान लीजिए मैं इसी पे चला जाता हूँ और इनपुट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपके जितने भी माइक इनपुट रहते हैं तो यहाँ पे ऐसे दिखाई दे जाते हैं इस तरफ। बाकी यहाँ पर ऑडियो ट्रैक से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे हेडफोन का नाम आ रहा है, तो अगर मैं इसे यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे पैच पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से मेरी ऑडियो इस हेडफोन द्वारा रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर इस रिकॉर्ड ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो, और उसके बाद यहाँ पे लूप का फंक्शन दिखाई दे रहा है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पे जो 2 ऑप्शंस दिखाई देते हैं ये एडिशनल ऑप्शंस को हाइड या फिर दिखाने के लिए प्रेजेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पर टॉगल एनिमेशन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या है कि हमारे जितने भी ऑडियो ट्रैक्स हैं, जैसे कि वॉइस ओवर वाला जो बेसिक था बस 1 यानी कि जो हमारा मास्टर ऑडियो ट्रैक था, वो भी यहाँ से ऐसे इनेबल हो जाता है। मतलब जितने भी हिडन ऑप्शन रहते हैं वो ऐसे इनेबल हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग टॉगल कंट्रोल्स पे आ जाते हैं। तो इसे मैं अगर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ऑडियो से रिलेटेड बाकी जितनी भी रिमेनिंग सेटिंग्स हैं, जैसे कि फेडर, म्यूट, पैन, EQ, कंप्रेसर, गेट, लिमिटर, सेंड्स, प्लगइन्स, मतलब जितनी भी एडिशनल ऑडियो से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी ऐसे अपीयर हो जाती हैं। और फिर उसके बाद मैं ऐसे फिलहाल बंद कर देता हूँ क्योंकि अभी तत्काल इसका कोई यूज़ नहीं है। और फिर उसके नीचे यहाँ पर लगभग कुछ सेटिंग्स आप सभी ने एडिट पेज में तो देखी होंगी। हाँ, इन दोनों सेटिंग्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेंज से क्या है कि हम लोग किसी पार्ट का ऐसे सिलेक्शन बना लेते हैं या फिर किसी पार्ट को ऐसे बेसिकली हाईलाइट कर सकते हैं जिस पे हमें वर्क करना है। तो यहाँ पर हमारी ऑडियो फॉर्म नहीं दिखाई दे रही, तो उसे इनेबल करने के लिए मैं यहाँ पर टाइमलाइन व्यू ऑप्शन पे चले जाता हूँ और यहाँ पर फुल वेव फॉर्म्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हमारी ऐसे वेव फॉर्म्स भी दिखाई दे रही हैं। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हम लोग टाइमलाइन के अंदर किसी सिलेक्टेड पार्ट को हाईलाइट कर सकते हैं जिस पे हम लोग को वर्क करना है बहुत ध्यान से। और ऐसे ही इसके बगल में यहाँ पर आता है फोकस मोड। फोकस मोड भी वही सेम काम करता है, बस ये फोकस मोड क्या करता है कि टाइमलाइन में जो ऑडियो है ये उस ऑडियो ट्रैक के ही सिलेक्टेड पार्ट को हाईलाइट करता है। ओके, तो ऐसे ही फोकस मोड काम करता है। फोकस मोड का क्या है कि ये टाइमलाइन के सिलेक्टेड पार्ट को हाईलाइट करेगा, और रेंज मोड क्या है कि ये टाइमलाइन या फिर मतलब थोड़े ज़्यादा बड़े एरिया को हाईलाइट कर सकता है। ओके, एक पर्टिकुलर रेंज को। और फिर उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इस एरिया के बारे में कि ये ऊपर यहाँ पे क्या चीज़ दी गई है।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने वीडियो को ले आता हूँ और अब मैं इसे एक बार प्ले करता हूँ और आप इस एरिया को ध्यान से देखिएगा। तो प्ले करते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं तो जब मैं इस वीडियो को यहाँ पे प्ले कर रहा था तो आप देख पा रहे कि यहाँ पे वेव फॉर्म्स ऐसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें हमारे सारे ऑडियो लेवल्स दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारी शॉर्टेस्ट वेव कितनी बड़ी है और शॉर्टेस्ट वेव जो सबसे बड़ी शॉर्टेस्ट वेव है वो कितनी बड़ी है, और मतलब रेंज इंटीग्रेटेड, मतलब ऐसी वेव से रिलेटेड सेटिंग्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड दी गई है, मैग्नीट्यूड नहीं, थोड़ा सिंपल भाषा में बोलता हूँ, यहाँ पे जो भी ये नंबर दी है इसकी यूनिट लव्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये जो बड़ी सी चीज़ दिखाई दे रही है, टाइमलाइन के अंदर जितने भी ऑटो ट्रैक्स हैं वो सारे की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लेवल्स यहाँ पे ऐसे दिखाई देते हैं। हाँ, जैसे हमें यहाँ पे मिक्सर्स में दिखाई देते थे सेम वैसे यहाँ पर। और एक बार मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बस एक ऑडियो ट्रैक अभी चल रहा है, तो इसलिए हमें सिर्फ यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है। बाकी मिक्सर्स को तो आपने एडिट पेज के अंदर देखा ही होगा, और बाकी ये एरिया भी आप सभी ने एडिट पेज के अंदर देखा होगा। यहाँ से हम लोग ऑडियो ट्रैक्स को ऐड कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। चलिए मैं ऐड ही कर लेता हूँ किसी को। तो यहाँ पे मैंने ऑडियो 2 को ऐड किया, वो चीज़ यहाँ पर भी ऐड हो गई और यहाँ पर भी ऐड हो गई। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास ढेर सारे ऑडियो ट्रैक्स हैं इनके मिक्सर वाले एरिया पे, और कभी कभार आपको वो चीज़ ऐसे दिखाई न दे, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप मिक्सर्स वाले एरिया को ऐसे कम ज़्यादा यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं, इनकेस कभी कभार ऐसे वो ना दिखाई दे। क्योंकि बहुत सारे केस में जब ढेर सारे ऑडियो ट्रैक्स हो जाते हैं तो ये चीज़ हाइड हो जाती है। और तो ये बात हो गई ऑडियो ट्रैक के बेसिक इंटरफेस के बारे में। और बाकी यहाँ पर भी आप अपने टाइमलाइन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। छोटा बड़ा कैसे करेंगे कि जब मैं ऑल्ट और माउस के व्हील को अगर ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो ये टाइमलाइन हमारी लेफ्ट और राइट की तरफ इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी माउस के व्हील के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद अगर मैं शिफ्ट और माउस के व्हील को ऊपर नीचे करूंगा तो हमारी टाइमलाइन ऐसे ऊपर और नीचे की तरफ बड़ी होगी। वही जो सेम फंडा हमारा एडिट पेज पे वर्क करता था, वही सेम फंडा हमारा यहाँ पे फ्लैट पेज पे भी वर्क करेगा। और बाकी जैसे कि मैंने बताया था कि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्लैट पेज को बेसिक लेवल पे ही सिर्फ कवर करेंगे। तो हाँ, फ्लैट पेज में बस इतना ही। और हाँ, इसमें बहुत सारे फीचर्स अभी भी रिमेनिंग है, क्या पता मैं इसको आने वाले वीडियो में कवर करूँ। तो हाँ, फिलहाल के लिए बस इतना ही। और हाँ, अब हम लोग आ जाते हैं अपने डिलीवरी पेज में। तो देखिए, डिलीवरी पेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है डाविंसी रिजॉल्व के अंदर, क्योंकि यार आप कितनी भी किसी चीज़ में मेहनत कर लो, जब तक आप उस चीज़ को ऐसे ले नहीं सकते, लेना मतलब कि उसको एज आउटपुट में आप ले नहीं सकते। तो देखिए, डिलीवरी पेज या फिर ऐसा कोई भी पेज जो सॉफ्टवेयर के अंदर जहाँ से चीज़ें रेंडर हो या फिर वो हमें आउटपुट के तौर पे ऐसे मिलती हो, वो चीज़ मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पेज है। क्योंकि आप कितनी भी मेहनत किसी चीज़ पे कर लें, जब तक वो चीज़ आपको रिजल्ट में ऐसा आउटपुट ना मिले, तब तक वो मेहनत किस काम की। तो चलिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं डिलीवरी पेज के बारे में। तो सबसे पहले डिलीवरी पेज का कुछ ऐसा इंटरफेस है। और हाँ, डिलीवरी पेज का एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पर आप सभी को एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे आप एडिट पेज और कट पेज में जो भी अपनी फ्यूचर सेटिंग्स रखते हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग लगभग सेटिंग्स अपने डिलीवरी पेज में भी रखनी होती है। जैसे बहुत लोग जो शॉर्ट्स वाली रील अपलोड करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो लोग बहुत बार मुझसे पूछते रहते हैं कि यार मैं पोर्ट्रेट मोड में अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करूं, मतलब रेंडर कैसे करूं। तो सबसे पहले देखिए, आपको कोई भी चीज़ रेंडर करनी है तो वो चीज़ आपके प्रोजेक्ट की टाइमलाइन से मैच करनी चाहिए। हाँ, मतलब टाइमलाइन फॉर्मेट में जो चीज़ है उससे मैच करनी चाहिए। तो मैं पहले ये बता देता हूँ कि पोर्ट्रेट मोड में कैसे हम लोग रेंडर करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बहुत लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है। तो इसीलिए जैसे कि यहाँ पे टाइमलाइन रेजोल्यूशन है, तो ये डिसाइड करते हैं कि हमारी जो भी टाइमलाइन में दिखाई गई चीज़ है वो एट द एंड हमारी किस क्वालिटी में बन रही है या फिर किस क्वालिटी में फ्यूचर में एक्सपोर्ट होगी। ध्यान से सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे फ्यूचर में कैसे एक्सपोर्ट होगी। फ्यूचर से मतलब कि जो आखिरी डिसीजन है वो हम लोग अभी डिलीवरी पेज में लेंगे। और कभी भी आपको जैसे पोर्ट्रेट मोड में रील वाले फॉर्मेट में आपको किसी वीडियो को एक्सपोर्ट करना रहता है, तो हाँ, डेफिनेटली आप यूज़ वर्टिकल रेजोल्यूशन पे आपको क्लिक करके रखना है। 1 मिनट में इसे कैंसिल कर देता हूँ। जैसे कि ऐसे हमारी वीडियो ऐसे 16:9 रेशियो यानी कि लैंडस्केप वाले रेशियो में ऐसे दिखती है। फॉर्म में उसे कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हमें उसे यूज़ वर्टिकल रेजोल्यूशन पे ऐसे चेक कर देना, तो हमारी चीज़ ऐसे रील वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं इसे सेव करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये पोर्ट्रेट मोड में आ गई। और बाकी एक और इम्पोर्टेंट बात, आप जब भी अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं, हाँ मतलब आप जब भी ऐसे होम वाले आइकन पे जाकर न्यू प्रोजेक्ट वाले एरिया पे जाके जब ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आप जब भी ऐसे अपनी नई प्रोजेक्ट बनाने के बाद टाइमलाइन फॉर्मेट पे वर्क करने वाले रहते हैं, तो हमेशा कोशिश किया करें कि टाइमलाइन फॉर्मेट हमेशा 60 पे रहे, या फिर पॉसिबल हो तो उससे उसी के आसपास या फिर जितना हाई रहे उतना अच्छा है। क्योंकि देखिए, बड़ी चीज़ को छोटे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ना छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने में थोड़े लफड़े आ जाते हैं। तो
खैर ये तो थोड़े मैंने आप सभी को टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए, जिससे आपको डिलीवरी पेज के अंदर जब आप कोई भी चीज़ को ऐसे एक्सपोर्ट करने की तैयारी करेंगे तब आपको ऐसे प्रॉब्लम देखने को कम मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर अपने डिलीवरी पेज पे आ जाता हूँ। तो ये हमारा डिलीवरी पेज, तो यहीं पे हम लोग रेंडरिंग का काम करते हैं। हाँ, यहीं से हम लोग अपने रिजल्ट को ऐसा एक्सट्रैक्ट करते हैं डाउनसी रिजॉल्व से बाहर। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रेंडरिंग का काम यहाँ से ही होता है, वो काम एडिट पेज, कट पेज में भी होता है। वो कैसे होता है तो वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे। हाँ, मतलब डिलीवरी पेज तो इसके लिए बना है ही, लेकिन अभी तुरंत करना है तो कैसे करेंगे। तो याद कीजिए, जब मैं आप सभी को एडिट पेज के बारे में बता रहा था तब मैंने आप सभी को यहाँ पर क्विक एक्सपोर्ट के बारे में भी बताया था। तो आप यहाँ पे ऐसे जा सकते हैं और यहाँ से आप कोडेक सेलेक्ट करके यहाँ पर अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे डायरेक्टली। यहाँ पे मतलब ऐसे लोकेशन पूछ रहा है और लोकेशन दे देने के बाद आपकी वीडियो मतलब ऐसे एक्सपोर्ट हो जाएगी। हाँ, ये बहुत जल्दी एक्सपोर्ट हो जाए। तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई चीज़ जल्दी हो रही तो उसमें क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो हाँ, यहाँ पे भी वही सेम फंडा है कि मतलब हाँ देखिए, इससे बेसिकली क्या होता है कि आपको ऐसे सैंपल के तौर पर ये चीज़ ऐसे फटाक से मिल जाती है देखने को कि जो टाइमलाइन में हम लोग चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ बाहर होके कैसे दिखेगी। इन केस आप इतनी सी क्लिप को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो उसको करने के लिए आप एडिट पेज में आ जाएंगे और उस क्लिप को यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और एक राइट क्लिक मारेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे आप रेंडर इन प्लेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने फॉर्मेट और कोडेक को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं कोई छोटा सा फॉर्मेट ले लेता हूँ, H.265 ले लेते हैं और इनकोडर NVIDIA रहने देते हैं और इनकोडिंग प्रोफाइल मेन रहने देते हैं और बाकी सारी चीज़ों को ऐसे ही रहने देते हैं और फिर रेंडर कर लेते हैं इस छोटी सी क्लिप को। तो चलिए, यहाँ पर मैं लोकेशन दे ही देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगा, थोड़ी सी स्टोरेज ही मेरी चली जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं अपनी लोकल डिस्क में इसे सेव कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे रेंडरिंग हमारी चालू हो गई। तो बस वहाँ ये छोटी सी क्लिप हमारी ऐसे रेंडर होकर सेव हो गई है। तो मैं अपने फोल्डर पे आ जाता हूँ और इसे चेक भी कर लेते हैं कि ये चीज़ आई भी कि नहीं। और यहाँ पर ये जो हमारा छोटा सा पार्ट था ये अब यहाँ पे आ चुका है और इसे प्ले करके भी देख लेते हैं जस्ट वंस। तो यहाँ पर हमारी क्लिप ऐसे आ चुकी है और कुछ इस प्रकार हम लोग अपने टाइमलाइन के अंदर किसी छोटी सी क्लिप को ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग रेंडर इन प्लेस। और अब इसे बंद कर देते हैं और अब हम लोग आ जाते हैं डिलीवरी पेज पे। हाँ, डेडिकेटेड में डिलीवरी पेज की बात करूंगा, मैं इधर उधर नहीं भागूंगा। पे क्या रहता है कि हमें एक्सपोर्ट करने के लिए हमें अपने लेफ्ट साइड वाले एरिया को मेन देखना रहता है। यहाँ पर तरह तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि आप मान लीजिए अपने एक्सपोर्ट को H.264 के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं या फिर 265, यूट्यूब, वीमियो, ट्विटर, टिकटॉक, मतलब जितनी भी आप चीज़ें देख पा रहे हैं इनके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोस्टली मैं उन चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ। तो चलिए हम लोग पहले कस्टम एक्सपोर्ट पर ये जाते हैं और यहीं से चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि सबसे वर्सेटाइल तरीका यही है चीज़ों को एक्सपोर्ट करने का, क्योंकि यहाँ से हम सारी चीज़ों को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करनी रहती है तो उसका हम लोग फाइल नेम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका लिख देता हूँ, अपना ही नाम लिख देते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पर अपना ही नाम लिख देता हूँ, ISHITVA, 1 मिनट A। और यहाँ से आप अपने लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ पे चीज़ों को सेव करना चाहेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो वाले एरिया पे, मतलब बेसिकली इस एरिया पे। तो यहाँ से हम लोग अपने फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्विक टाइम या फिर यहाँ पर जितने भी फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं, JPEG और ढेर सारे फॉर्मेट्स हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग कोडेक पे आ जाते हैं। तो कोडेक पे यहाँ पर हमें ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। मोस्टली यहाँ पर H.264 और H.265 ही लोग यूज़ करते हैं। तो मैं ये भी बता देता हूँ कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो देखिए, इन दोनों में मेन अंतर क्या है। तो H.264 और H.265 में क्या है कि H.264 में भी सेम फाइल बनेगी और H.265 में भी सेम फाइल बनेगी। बस H.265 में फाइल की साइज थोड़ी सी छोटी रहेगी, मतलब कम में ज़्यादा फायदा, अगर इसको मैं देसी भाषा में बोलूँ तो। और बाकी यहाँ पर तगड़े फाइल फॉर्मेट में मिल जाते हैं, जैसे कि DNX, HR, DNX, HD, इन फॉर्मेट्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसे अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग 10 बिट 12 बिट तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जैसे कहाँ पे यूज़ होती है, तो जहाँ पे भी तगड़े कैमरा से फिल्म की शूटिंग होती है तो उन कैमरास के अंदर DNX, HR या फिर DNX, HD कोडेक का यूज़ होता है। तो उसमें भी 10 बिट 12 बिट मतलब बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो खैर, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से MP4 पे आ जाता हूँ और फिर उसके बाद एनकोडर पे आ जाते हैं। तो एनकोडर देखिए बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, अगर इसको मैं एकदम ईजी भाषा में समझाना चाहूँ तो जो भी आपका रेंडरिंग का काम आता है वो बेसिकली एनकोडर ही संभालता है। अगर मैं इसको एकदम सिंपलेस्ट भाषा में समझाना चाहूँ
तो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आप एनकोडर का लोड अपने किसी भी लाइक हार्डवेयर के ऊपर डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास AMD का CPU है, तो यहाँ पे AMD दिखाई दे रही है और मेरे पास ग्राफिक्स कार्ड भी है NVIDIA का। तो जो चीज़ मेरे पास ज़्यादा पावरफुल है या फिर मुझे लगता है कि जो चीज़ मेरे PC या फिर लैपटॉप के अंदर तगड़ी चीज़ लगी हुई है, तो आप उस चीज़ को यहाँ से सेलेक्ट करके अपने एनकोडर का पूरा लोड उस पर डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ें थोड़ी सी जल्दी होंगी। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि मैं ग्राफिक्स कार्ड को ही अपना सेलेक्ट करके रखता हूँ, और बाकी आप इस पर भी थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं कि क्या चीज़ सेलेक्ट करने से किसमें कम टाइम में चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। और उसके बाद आप रेजोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो रेजोल्यूशन ही देखिए मेन चीज़ है, क्योंकि यहीं से आपकी वीडियो डिसाइड होती है कि आपकी वीडियो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएगी या फिर लोकल स्टोरेज पे जाएगी तो वो किस क्वालिटी में दिखाई देगी। तो बेसिकली यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अल्ट्रा HD को सेलेक्ट कर रखा है, जो कि 4K फॉर्मेट होता है। ऐसे ही आप यहाँ पे 1920 to 1080p फॉर्मेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि 180p फॉर्मेट होता है। या फिर आपको मान लीजिए 2K पे एक्सपोर्ट करना है, तो यार वो चीज़ तो यहाँ दिख नहीं रही, अब उसको हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो उसके लिए आप कस्टम पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने हिसाब से रेजोल्यूशन को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपकी चीज़ रेंडर हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे 4K 2K या फिर कोई भी फॉर्मेट अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इसे अल्ट्रा HD कर देता हूँ। और फिर उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर फ्रेम रेट पे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपकी वीडियो की रेजोल्यूशन कितनी अच्छी है वो हाँ डिपेंड तो कर, लेकिन आपकी अगर फ्रेम रेट कम है या फिर लाइक आपके रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग सूट नहीं कर रही, तो वीडियो आपकी बहुत लैगी दिखेगी। तो फ्रेम रेट ये डिसाइड करता है कि वीडियो आपकी देखने में लैगी दिखेगी, लैगी मतलब कि लैग करेगी या फिर आपकी वीडियो स्मूथ चलेगी। वो सारी चीज़ फ्रेम रेट पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर मैं इसका सिंपल मूल मंत्र बताऊं तो जितनी फ्रेम रेट हाई रहेगी उतनी वीडियो देखने में स्मूथ लगेगी जब वो प्ले होती रहेगी, और जितनी लो रहेगी उतने चांसेस हो जाते हैं कि वीडियो उतनी लैग करे। ओके, तो मोस्टली मेरी क्या रिकमेंडेशन रहती है कि इसको आप 30 पे सिलेक्ट करके रखें, लेकिन यहाँ पे फिलहाल ये चीज़ 30 क्यों नहीं दिखाई दे रही। तो मैंने यहाँ पर हड़बड़ी में क्या किया था कि यहाँ पर प्रोजेक्ट को बनाया था, तब मैंने इसकी फ्रेम रेट को ऐसे मैनुअली आके यहाँ पे चेंज नहीं किया था, तो इस वजह से ये चीज़ ऐसे दिखाई दे रही है। बेस्ट यही रहता है कि आप इसको 60 पे सिलेक्ट करके रखें, नहीं तो अगर मान लीजिए कोई मजबूरी पड़ी जा रही तो इसको 24 से नीचे ना ले जाए। और फिर उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर चैप्टर फ्रॉम मार्कर्स के बारे में। तो जैसे कि आप मेरे यूट्यूब वीडियो पे देखते होंगे कि मैंने अपने वीडियो में चैप्टर्स बना रखे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं स्टार्टिंग के यहाँ से लेके यहाँ वाले पार्ट में मैं इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद अंदर फिर ज्ञान की बातें कर रहा हूँ। तो ऐसे मैं अपने यूट्यूब वीडियो में जैसे चैप्टर्स बनाए रखता हूँ। तो अगर आप मान लीजिए ढेर सारे मार्कर्स बनाए हैं चैप्टर के, जैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे यहाँ पर अगर आप चैप्टर फ्रॉम मार्कर्स वाले एरिया को टिक करेंगे तो इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इससे तो समझ ही गए होंगे कि ये कैसे वर्क करती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वालिटी पे। तो ये बेसिकली क्या है कि ये यहाँ से हमारी बिटरेट डिसाइड होती है वीडियो की। हाँ मतलब यहाँ पे तो अभी कोई बिटरेट नहीं लिखी, वो चीज़ नीचे लिखी हुई है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अगर बेस्ट को अप्लाई करके रखेंगे तो आपकी वीडियो यहाँ पर मैक्सिमम बिटरेट पे एक्सपोर्ट होगी, अगर आप इसे बेस्ट पे अप्लाई करके रखेंगे, जो कि मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि आप बेस्ट पे ही अप्लाई करके इसे एक्सपोर्ट किया करिए। और फिर उसके नीचे आती है रेस्ट्रिक्ट टू, यहाँ पे जो बिटरेट है उसकी kbps। तो इस चीज़ को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कभी कदार ऐसी सिचुएशन आ गई, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसी में मेरे को काम चलाना है, मतलब वीडियो को रेंडर करके इतने में मेरे को सेव करना है, तो क्या करें। तो आप यहाँ से रेस्ट्रिक्शन को भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप मतलब अपने बिटरेट को कम ज़्यादा करके स्पेस को बचा सकते हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन है तो हमें कितनी बिटरेट रखनी चाहिए फॉर मतलब सेफ्टी पर्पस। मैं यहाँ पर सिंपल क्या मूल मंत्र लगाता हूँ, ये आपके यहाँ पे जो भी ऐसे फ्रेम रेट रहती है, जैसे मान लीजिए कि मैं भी अल्ट्रा HD पे हूँ, ठीक है, तो फ्रेम रेट मेरा 24 है। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट वाले एरिया पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जितना भी मेरा फ्रेम रेट है उसका इंटू 3 कर देंगे, फिर जो भी ऐसे रिजल्ट आएगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग फ्रेम रेट रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 24 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 72 आता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 73,000 रख देता हूँ, तो वो ऐसे हमारी सेफ लिमिट है, 73 रख देता हूँ कुछ ऐसे। और फिर उसके बाद इन सेटिंग्स को हमें फिलहाल छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर अब हम लोग आ जाते हैं सबटाइटल सेटिंग्स पे। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को रेंडर कर लेते हैं लेकिन सबटाइटल्स हमारे नहीं दिख पाते हैं, तो यार तब लगता है ये क्या गेम हो गया मेरे साथ। तो हाँ, उस चीज़ से आप कैसे डील करेंगे, तो उस चीज़ से डील करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मैं पर एक बार सबटाइटल को ऐड कर लेता हूँ पहले। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसे सबटाइटल को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और डिलीवरी के टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको एक्सपोर्ट सबटाइटल पे क्लिक करके रखना है
और ऐसे सेपरेट फाइल पे नहीं क्लिक करना है, बर्न इनटू वीडियो पे क्लिक करके रखना है। और बाकी बस जब भी अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे तो वो सबटाइटल के संग ऐसे आपको दिखाई देगी। और फिर इसको आपको ऐड टू रेंडर क्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपकी लोकेशन मांगी जा रही है कि ये चीज़ आपकी कहाँ पे सेव होगी। तो यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन बता देनी, फिर ऐसे वो चीज़ ऐसे सेव हो जाएगी और फिर वो चीज़ ऐसे रेंडर पे आ जाएगी। तो मैं ऐसे एक बार ऐसे सेव कर ही लेता हूँ, मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे सेव हो गई और फिर चीज़ को फाइनली रेंडर करने के लिए हम लोग यहाँ पे रेंडर ऑल पे क्लिक करेंगे। हमारी वो चीज़ रेंडर होना से शुरू हो जाएगी और ऊपर यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइमिंग दिखाने लगेगा कि मतलब कितने समय में ये चीज़ रेंडर हो जाएगी। तो इसे फिलहाल स्टॉप कर देते हैं, अभी हमें इसे रेंडर नहीं करना है। और एक और ज़रूरी बात, जैसे कि मैं यहाँ पर कस्टम एक्सपोर्ट वाले एरिया पे आके इन चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि मुझे फॉर्मेट में MP4 चाहिए और कोडेक में H.264 एनवीडिया, मतलब यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स हैं जिनको मैं मैनुअली आके बार बार ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने वीडियो को एक बार एक्सपोर्ट किया तो मैं इसको एक बार ऐसे सारी सेटिंग्स को ऐसे अप्लाई कर दिया मैंने। और मान लीजिए मुझे सेम सेटिंग्स लगभग हर समय चाहिए, जब भी मैं अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करूं तब इन सेटिंग्स को हम लोग कैसे सेव करेंगे, क्योंकि यहाँ इन चीज़ों को बार बार ऐसे अप्लाई करने में कोई चीज़ें अगर छूट जाए रह जाए तो हाँ ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इन सारी अप्लाई की सेटिंग्स को सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इसका एक प्रीसेट बना सकते हैं। तो वो कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे जितनी भी जो सेटिंग्स हैं उसको सेव करने के लिए आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे आ सकते हैं और यहाँ पे सेव एस न्यू प्रीसेट पे क्लिक करेंगे जब आप, तो यहाँ से आप ऐसे अपनी नई प्रीसेट बना सकते हैं। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ YT अपलोड डिफॉल्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पर अपने प्रीसेट का नाम रख दिया YT अपलोड डिफॉल्ट। तो इसे ओके कर देते हैं। तो मुझे जब भी मतलब अपनी ये वाली सेटिंग्स चाहिए रहेगी तो मैं अपने YT अपलोड डिफॉल्ट को क्लिक करूंगा और ऐसे ये सेटिंग्स यहाँ पे ऐसे बनी बनाई दिख जाएंगी और फिर बस क्या करना है, ऐड टू रेंडर क्यू करना है और ऐसे हम लोग चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पर आप सभी को सॉर्टिंग के बड़ी अच्छे टूल के बारे में बताने वाला हूँ, जो मतलब ऐसे यहाँ पे कुछ सॉर्ट नाम का कोई ऑप्शन ऐसे नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को क्लिप्स वाले एरिया पे आके देख सकते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि रेंडर के टाइम में मान लीजिए आपकी बहुत लंबी चौड़ी टाइमलाइन है तो बहुत बार चीज़ें मिस हो जाती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं इसी वीडियो का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर 3-4 कट्स लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 3-4 कट्स लगा लिए और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मान लीजिए मैं कलर पेज पर आ जाता हूँ और हल्का फुल्का चीज़ों पे कलर ग्रेड कर देता हूँ, बस मतलब नाम कैसे दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर लेफ्ट को इंक्रीज़ कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डिक्रीज़ कर देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं इसे इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसे इंक्रीज़ कर देते हैं। और अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर कलर ग्रेडिंग ढेर सारी कर ली और अब रेंडर करने से पहले मुझे चेक करना है कि क्या मैंने सारे क्लिप्स पे कलर ग्रेडिंग की है कि नहीं। हाँ, मतलब एक बार क्रॉस चेकिंग करनी एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो क्रॉस चेक हम लोग यहाँ पे चीज़ों को कैसे करेंगे, मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पे ढेर सारे क्लिप्स या फिर लंबी चौड़ी टाइमलाइन हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप क्लिप्स वाले एरिया पे आ जाएंगे और यहाँ पे मैं चेक करने की हम लोग ने किन किन क्लिप्स पे कलर ग्रेड किया है। ओके, तो मैं यहाँ पर ग्रेडेड क्लिप्स पे टिक कर देता हूँ। यहाँ पे लिख दिया अनेबल टू अप्लाई फिल्टर। तो यहाँ पे लिखा है बेसिकली कि सिंगल क्लिप पे ये फीचर अप्लाई नहीं हो सकता। तो हाँ, मैं इस चीज़ के बारे में भी बताना भूल गया था कि यहाँ रेंडर पे सिंगल क्लिप और इंडिविजुअल क्लिप क्या है। इंडिविजुअल क्लिप यहाँ पे देखिए ये है कि यहाँ पर जैसे हमारे टाइमलाइन पे जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं ये इंडिविजुअल क्लिप्स हैं और यहाँ पे जो सिंगल क्लिप्स हैं ये क्या है। तो सिंगल क्लिप्स हमारी पूरी इंटायर टाइमलाइन है। तो ऐसे आप इस चीज़ को समझिएगा और आपको जब भी कोई चीज़ ऐसे चेक करनी रहती है, मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर ग्रेडेड क्लिप्स का एग्जांपल लिया है तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल क्लिप्स पे अप्लाई करके फिर यहाँ पर ग्रेडेड क्लिप्स पे सिलेक्ट करके चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं अपने टाइमलाइन पे चीज़ों को स्क्रॉल करता हूँ तो पहले एक बार टाइमलाइन को छोटा कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पर टाइमलाइन को छोटा कर लेते हैं और अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पीले रंग की चीज़ दिखाई दे रही है, इतने ही जगह पे मैंने कलर ग्रेडिंग की और मैं इन जगह पे कलर ग्रेडिंग करना मैं भूल गया हूँ। तो ऐसे आप क्लिप्स वाले एरिया पे क्या कर सकते हैं कि आप चीज़ों को सॉर्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे चीज़ों को अप्लाई किया है नहीं किया है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कहाँ पे सेटिंग्स अप्लाई हो रखी है, कहाँ पे नहीं हो रखी है। लाइक जैसे यहाँ पर मैंने कलर ग्रेडिंग का एग्जांपल लिया। ओके, तो ऐसे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं लाइक अनग्रेडेड क्लिप्स। अगर मैं अनग्रेडेड क्लिप्स पे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरी ये दोनों क्लिप्स बची रह गई जिन पे मैंने ग्रेडिंग नहीं की, तो वो ऐसे हाईलाइट हो गई और जहाँ पे मैंने थोड़ी सी भी ग्रेडिंग की थी वो सारी चीज़ ऐसे डार्कर पोर्शन में चली गई। तो ऐसे आप चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। और हाँ, ये चीज़ आपकी कलर पेज और एडिट और कट पेज के अंदर भी वर्क करती है। तो ये चीज़ आपको सेम कलर पेज में भी देखने को मिल जाती है कि मतलब आप क्लिप्स वाले एरिया पे जाके ग्रेडेड क्लिप्स, अनग्रेडेड क्लिप्स या फिर
मॉडिफाइड, मतलब इन सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए। और बाकी डिलीवरी पेज में मैंने सारी चीज़ों को लगभग कवर कर ही दिया है। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम सभी ने जाना फेडलाइट पेज और डिलीवरी पेज के बारे में। हाँ, मैंने फेडलाइट पेज को इस वीडियो में कंप्लीटली कवर नहीं किया है, तो उसको मैं फ्यूचर के अंदर आने वाले वीडियोस में डेडिकेटेडली कवर कर दूंगा। और हाँ, इस वीडियो के साथ हमारी जो डाविंसी रिजॉल्व वाली सीरीज है, डाविंसी रिजॉल्व बिगिनर टू एडवांस, हाँ यही सीरीज हमारे इस वीडियो द्वारा कंप्लीट होती है। तो हाँ, मैंने इस सीरीज के अंदर डाविंसी रिजॉल्व के 5 पेजेस को कंप्लीट कर दिया है। हाँ, मैंने सीरीज के अंदर इन 18 वीडियोस द्वारा आप सभी को डाविंसी रिजॉल्व के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ज्ञान दिया है। हाँ, मैंने सीरीज के अंदर डाविंसी रिजॉल्व से रिलेटेड उसके सारे पेजेस को ऑलमोस्ट कवर कर ही दिया है। हाँ, मतलब वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के भी बारे में बताएं और भी बहुत कुछ। तो हाँ, इस वीडियो द्वारा ये सीरीज यहाँ पे एंड होती है। और इसी के साथ मैं आप सभी का यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी ने मेरे डाविंसी रिजॉल्व से रिलेटेड और जितनी भी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, हाँ उन सारे वीडियोस पे आप सभी ने अपना भर के प्यार और सपोर्ट दिखाया। तो उसके लिए मैं आप सभी का दिल से थैंक यू करना चाहूंगा। आशा करता हूँ कि ये प्यार और सपोर्ट आगे भी बना रहेगा। और फिर इसके बाद मैं आप सभी को थोड़े अपने फ्यूचर प्लान्स भी बता देता हूँ। तो मेरे फ्यूचर प्लान्स अभी फिलहाल के लिए क्या है कि मैं अपने आने वाले वीडियोस के अंदर अपनी मास्टर क्लास वाली सीरीज को स्टार्ट कर दूंगा। मैंने आप सभी को मास्टर क्लास वाली सीरीज के बारे में पिछली वीडियोस के अंदर बताया ही होगा। और फिर मैं इसी के साथ ये भी प्लान कर रहा हूँ कि मैं एडोब फोटोशॉप से भी रिलेटेड कोई ट्यूटोरियल लाऊं अपने चैनल पे। और हाँ, मैंने ये भी सोचा कि मैं अपने चैनल पे कुछ ऐसी भी वीडियोस लाऊं कि जैसे कि कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर है और उसकी वीडियो का हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे कि उसने कैसे क्या अपने वीडियोस के अंदर इफेक्ट्स लाए हैं, और उसके वीडियो के अंदर एडिटिंग से रिलेटेड ब्रेक डाउन हम लोग वहाँ पे करने वाले हैं। तो हाँ, ऐसी वीडियोस मैंने फ्यूचर में प्लान कर रखी हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसको मैं श्योरली कवर करूंगा वो ये है कि मैं फ्यूचर में केस स्टडीज वाले वीडियो भी जरूर लाऊंगा। यहाँ मतलब उन वीडियोस को हम लोग एडिट कैसे करते हैं, और उसी के साथ साथ अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं उन वीडियोस को बकायदा शूट करके भी उनको अपलोड करके भी आप सभी को दिखाऊंगा। तो हाँ, ऐसी चीज भी मैंने अपना फ्यूचर के लिए प्लान कर रखी है। और इन केस अगर आप केस स्टडीज वाली वीडियोस को ऐसे नहीं समझ पा रहे कि मैं किस टाइप की वीडियोस की बात कर रहा हूँ, तो जैसे कि आप ध्रुव राठी या फिर मोहक मंगल या फिर नीतीश राजपूत जैसे ये लोग जिस टाइप की वीडियोस बनाते हैं, वो बेसिकली केस स्टडीज वाली वीडियोस रहती हैं। तो हाँ, उन वीडियोस को भी मैं फ्यूचर में अपने चैनल पे लाने वाला हूँ। मतलब उस पर हम लोग एडिटिंग से रिलेटेड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देंगे। तो हाँ, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैंने पर फ्यूचर के लिए प्लान कर रखी हैं। और इसी के साथ साथ मैं आप सभी से भी सजेशंस मांगना चाहूँगा कि आप मेरे द्वारा कैसी वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं। तो हाँ, ऐसे मैं उन सारी चीज़ों पर भी वर्क करना शुरू कर दूँगा। और बाकी एक और ज़रूरी बात, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी थोड़ी सी लाइटिंग चेंज हो गई है और मेरा यहाँ पे थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी चेंज हो गया है। तो हाँ, मैं सारी चीज़ों को भी बता देता हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी दादी की डेथ हो गई थी कुछ दिनों पहले, तो जिसकी वजह से आप मेरे बाल यहाँ पे थोड़े छोटे देख पा रहे हैं। और फिर उसके बाद मेरे एग्जाम्स आ गए, जिसकी वजह से मुझे अंडर कवर रहना पड़ा, जैसे ही मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर बताया ही था। और बाकी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लाइटिंग पे भी चेंज लाया है। कमेंट्स में आप ये भी बताएगा कि ये लाइटिंग अभी फिलहाल देखने में कैसी लग रही है। और हाँ, मैं इस पर भी अभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि इससे और अच्छे रिजल्ट्स मेरे को क्या मिल सकते हैं। और बाकी चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। और एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी ने मेरे डाविंसी रिजॉल्व वाली सीरीज पे भरपूर प्यार दिखाया। उसका मैं जितना थैंक यू करूँ उतना कम है। और हम बाकी आप फ्यूचर में मेरे चैनल पे क्या कंटेंट देखना चाहते हैं वो भी आप सभी कमेंट्स में बता सकते हैं। और बाकी चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप सभी को आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे नहीं हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।